हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। भारतीय राज्य व्यवस्था के अर्थात इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की कि आखिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसमें प्रमुख व्यक्तियों का क्या योगदान रहा, प्रमुख शिष्टमंडल जो ब्रिटेन से भारत में आए उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में कैसे भूमिका निभाई, साथ ही हम इसकी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में भी अच्छे से विचार करेंगे। दोस्तों, हमारा यह लेक्चर भी हमारे अन्य लेक्चर की तरह अधिक गुणवत्तापूर्ण हो, इसका हमने ईमानदारीपूर्ण प्रयास किया है और आप सभी लोग इस लेक्चर से लाभान्वित हो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आज अपने अवेयर 24 यूट्यूब चैनल में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की बातें जानने के पूर्व आपके लिए जानना यह ज्यादा रुचिकर और आपके लिए जरूरतमंद होगा, आपकी आवश्यकता है कि आखिर आप समझें आखिर संविधान सभा क्या है। आखिर आपको समझना चाहिए कि आखिर संविधान बात क्या है और हमारा संविधान आखिर है क्या। इस संविधान में ऐसी क्या चीजें समाहित की गई हैं जिसके लिए आज हर जगह हम न्यूज चैनल, टीवी डिबेट कहीं पर भी देखते हैं तो बस हर बात चीज आती है एक ही चीज कि आखिर ये संविधान है क्या, ये संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है। ये शब्द का आपने बहुत से प्रवक्ताओं को या बुद्धिजीवियों को प्रयोग करते हुए देखा है। आज हम देखते हैं इसी संविधान निर्माण के ऊपर हमारा यह विशेष लेक्चर जिसका हमने नाम या हेडिंग रखा है भारत में संविधान निर्माण। दोस्तों, यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको 2 से 3 एपिसोड में कवर करेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए फिर भी अपेक्षित है। आइए दोस्तों, आखिर संविधान सभा क्या होती है और आखिर संविधान क्या होता है, यह दोनों एक दूसरे से मिली जुली या आप कह सकते हैं यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब हम देखते हैं हमारे संविधान निर्माण के ऊपर, जैसा हमने पहले आपको बताया था। देखिए, किसी भी संप्रभुता संपन्न देश में, ध्यान रखिएगा, हमने जब पिछला लेक्चर था जो हमारा था संविधान की उद्देशिका पर, उसमें हमने बताया था कि भारत को हमें कैसे बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक देश के संविधान की रचना का महत्वपूर्ण कार्य, या आप बोल सकते हैं इसे भागीरथी प्रयास, उसी देश की जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं संविधान सभा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इस संविधान के निर्माण में संविधान सभा, संविधानवाद और संविधान की शुरुआत में चर्चा करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। दोस्तों, आधुनिक युग में एक नवीन संकल्पना संविधानवाद के रूप में उभरी। क्या संकल्पना उभरी? संविधानवाद के रूप में। यह व्यवस्था विधि और विनियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को करती है। भाई दोस्तों, वापस से ध्यान रखिएगा, आधुनिक युग में एक नवीन संकल्पना राजनीतिक क्षेत्र में उभरी जिसे हम कहते हैं संविधानवाद, और ये संकल्पना विधि और विनियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को करती है। दोस्तों, आखिर हमारा संविधान क्या है? अब हम इसी संविधान के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा संविधान उन सिद्धांतों का समुच्चय है। देखो, आपको इस शब्द में दिक्कत हो रही होगी, समुच्चय। समुच्चय मतलब आप अंगूर का गुच्छा होता है उसी रूप में इसे मान सकते हैं कि जिसमें कई सारे अलग अलग अंग होते हैं, गुच्छों में एक साथ रहते हैं तो उनका एक अलग महत्व होता है और उनका पृथक पृथक भी महत्व रहता है। तो हमारा संविधान क्या है? सिद्धांतों का समुच्चय है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों को परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, क्या किया जाता है संविधान के माध्यम से? यह उन सिद्धांतों का समुच्चय है जिनके अनुसार सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों को परिभाषित किया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है दोस्तों कि
शक्तियां और अधिकार को नॉर्मली लोग एक दूसरे के विपरीत समझते हैं। कई बार लोग सरकार को और जनता के हितों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक दूसरे के विरोधाभासी मानते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार की शक्तियों और शासितों के अधिकारों को परिभाषित भी किया, साथ ही उनके मध्य समायोजन का प्रयास किया। सरकार की शक्तियां भी हैं, शासितों के अधिकार भी हैं और उनके बीच में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत हो या किसी भी राज्य का संविधान, वो किसी विशेष समय पर किसी समिति या सभा के सम्मेलन द्वारा लिखित रूप में नियोजित और प्रभावी प्रयास हो सकता है। ध्यान रखिए, कैसा प्रयास? लिखित और नियोजित। यह ऐसे दस्तावेज के रूप में भी पाया जाता है जिसे युग, काल और समय विशेष की अपेक्षाओं के अनुरूप बदला भी जा सकता है। मतलब संविधान रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। समय, परिस्थिति और जनता की जैसी आकांक्षाएं होती हैं उसके अनुरूप इसे बदला जा सकता है। ये भारतीय संविधान पर भी लागू है। आपको मालूम है भारतीय संविधान 1950 से जब लागू हुआ उसके पश्चात इसमें अब 100 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं, 100 से अधिक संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं और इन संवैधानिक संशोधनों द्वारा प्रावधानित व्यवस्थाओं का भी वही महत्व है जो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान निर्मित किया था उसका महत्व था। तो दोनों महत्व सेम है। भारतीय संसद को शक्ति दी है जो संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से संविधान को जीवंतता प्रदान करे। दोस्तों अब हम इसमें आगे देखते हैं, आगे हमें क्या जानना चाहिए इसमें। ध्यान रखिएगा, यह मतलब संविधान कई अलग अलग कानूनों का समुच्चय भी हो सकता है जिन्हें विशेष पवित्रता प्रदान करके देश के बुनियादी कानून का रूप भी दिया गया है। क्या है दोस्तों? संविधान कानूनों का समुच्चय भी हो सकता है जिन्हें विशेष पवित्रता देकर बुनियादी कानून, बुनियादी मतलब बेसिक कानून का रूप भी दिया जा सकता है। प्रत्येक सजीव और सबल संविधान की पृष्ठभूमि में एक दर्शन होता है, आत्मा होती है, कुछ आस्थाएं होती हैं, कुछ आधारभूत मूल्य या सिद्धांत विद्यमान होते हैं। इन सभी की नींव पर देश की संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, विधिक व्यवस्था सभी टिकी होती है। हमारी संविधान सभा ने तत्कालीन परिस्थितियों की बात जब हम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर उन परिस्थितियों से है जिस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसे महत्वपूर्ण और व्यवहार उपयोगी बनाया है। ध्यान रखिएगा, आप हमारा संविधान व्यवहारिक है ना कि सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा। अब हमें कुछ थोड़ी सी बातें और जानना चाहिए संविधान के बारे में कि आखिर वैश्विक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है सर हेनरी जेम्स समनर मैन को। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 15 अगस्त 1822 और मृत्यु या देहावसान 3 फरवरी 1888 को हुआ। आप जानिएगा इनका पूरा जीवन वृत्त 19वीं शताब्दी का है। इस 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के अन्य समानतावादियों के साथ ही सर जेम्स हेनरी मैन ने हमें संविधान सभा की परिकल्पना को साकार बनाने का आग्रह किया। अर्थात उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी कि किसी भी संप्रभुता संपन्न देश के लिए संविधान सभा का निर्माण आवश्यक है। वही संविधान सभा किसी देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए क्या बनाए? एक संविधान, और उसी से वो जनता भी शासित हो और उसी से उस राज्य की शक्तियां भी निर्धारित हों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा एक पृष्ठभूमि, आखिर संविधान सभा की परिकल्पना किसने की। तो इसका आंसर यही रहेगा, नॉर्मली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आपसे। सर हेनरी मैन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। 19वीं शताब्दी में उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश समानतावादियों के साथ मिलकर संविधान सभा की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इसके बाद दोस्तों आपको
एक जैसे प्रश्न आजकल कई परीक्षाएं ऐसी होने लगी जहां पर मेंस में आपको 20 वर्ड के या आपसे बोल सकते हैं 2 लाइन के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आपको आंसर देना पड़ता है। तो अभी हमने संविधान सभा के बारे में बात करी। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संविधान सभा क्या है, तो आपको क्या आंसर आदर्श होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, संविधान सभा से हमारा आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है, व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी विशिष्ट स्थान पर एकत्रित होकर विचार विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किसी देश विशेष के संविधान का निर्माण करते हैं। दोस्तों, तो ध्यान रहेगा आपको यह प्रश्न का उत्तर कि संविधान सभा का आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो किसी विशिष्ट स्थान पर एकत्रित होकर विचार विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से किसी देश विशेष का संविधान का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हमारी संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों का एक फोटो आप देख सकते हैं। यह थे हमारी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य जिन्होंने भारतीय संविधान को निर्मित किया। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर फोटो में हम पूरे सदस्यों का फोटो तो नहीं दे सकते, लेकिन एक बृहत्तम रूप से जो हमारे संविधान सभा में शामिल रहे सदस्य वे ये हैं। आखिर दोस्तों, ये प्रश्न उठता है, क्या संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न थी? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है 100 वर्ड में या 50 वर्ड में। आप हम देखते हैं इसको कि कैसे इसको हमको डील करना है। क्या संविधान सभा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था थी? दोस्तों, आपको ध्यान होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था होने का तात्पर्य क्या है, पहले तो ये जानना चाहिए। तो दोस्तों, हम इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्थान होती क्या है। पहला तो प्रश्न ये। तो सामान्यतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्थाएं उन संस्थाओं को माना जाता है जिसके प्रतिनिधियों का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्थाएं किसे कहा जाता है? जिनके प्रतिनिधियों का निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। किंतु दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको याद ही होगा, या आपको पहले से विदित है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के परिकल्पना की गई थी, उसको बनाया गया था। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा के गठन का सबसे ज्यादा व्यवहारिक तरीका माना गया प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रविधि से किया जाए। यह कैबिनेट मिशन ने अपने योजना में उल्लेख किया था और इसी के अनुरूप हमारी भारतीय संविधान सभा भी बनी थी। दोस्तों, ध्यान रखना, 1946 में हमारे यहाँ पर प्रांतीय विधायिका के सदस्यों के चुनाव हुए थे। दोस्तों, ये इसलिए करा गया ताकि समय, धन, परिश्रम तीनों की बचत हो। इसीलिए कैबिनेट मिशन ने सबसे व्यावहारिक तरीका माना अप्रत्यक्ष निर्वाचन को, और इसी व्यवस्था के अनुरूप हमारी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। इसीलिए भारतीय संविधान सभा को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यह आपसे प्री में भी पूछा जा सकता है, यह आपसे मेंस में पूछा जा सकता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगले प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हैं। देखिएगा, यह प्रश्न भी उठ जाता है आपसे कि भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रणाली क्या है। जैसा दोस्तों हमने पहले प्रश्न में देखा, भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों को देश की प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रविधि से निर्वाचित किया गया था। देखिए दोस्तों, इसका आंसर यही आना चाहिए आपका कि भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों को देश की प्रांतीय विधायिका के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रविधि के अनुसार निर्वाचित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पद्धति से जो भी निर्वाचन होता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली क्या रही? अप्रत्यक्ष प्रणाली।
अगले प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। इसके बारे में आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोगों को जानकारी है। क्या है इसमें? पहली बात मैंने बात कर रहा हूं आपसे, संविधान सभा विधायी आखिर क्या होती है? आपने संविधान सभा तो सुना है, लेकिन संविधान सभा भी दो रूपों में वर्गीकृत थी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं संविधान सभा विधायी क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के 5वें अधिवेशन के दौरान, कौन सा अधिवेशन है? 5। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए, जिसमें हम बात कर रहे हैं किस अधिवेशन की? 5वें अधिवेशन की। 5वें अधिवेशन में संविधान सभा विधायी के गठन को स्वीकृति प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, यह प्रथम बैठक संविधान सभा विधायी की हुई थी 17 नवंबर 1947 को। इस बैठक की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप जानते ही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की विधायी की पहली बैठक हुई और यह बैठक हुई थी 17 नवंबर 1947 को। और इसी बैठक में संविधान सभा के विधायी के अध्यक्ष पद पर श्री वासुदेव मावलंकर को निर्वाचित या नियुक्त किया गया। दोस्तों यह है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और यह है हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जो कि संविधान सभा विधायी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम अगली चीज पे चलते हैं दोस्तों। इस संविधान सभा के कार्य करने के तरीके क्या थे? आखिर हमारी संविधान सभा कार्य किस प्रकार से कर रही थी? तो ये दो रूप से कार्य कर रही थी, एक तो संविधान निर्माण का कार्य और एक सामान्य कानून निर्माण का कार्य। जब संविधान सभा में संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन करता है अध्यक्षता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जब संविधान सभा विधायी सामान्य कानूनों का निर्माण करती थी तब अध्यक्षता करते थे हमारे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, अब आपको समझ में आया संविधान सभा विधायी क्या है और संविधान सभा, दोनों में अंतर विद्यमान है, लेकिन इसके बारे में नॉर्मली किताबों में बहुत कम जानकारी मिलती है। तो मैंने पहले ही बताया कि हमने संविधान निर्माण के बहुमूल्य तथ्यों को एक साथ एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और इस प्रयास में हम पूरी ईमानदारी से लगे हैं और आप भी पूरी ईमानदारी से इसे पढ़ें, समझें और फिर अपने अध्ययन में इसे और ज्यादा उपयोगी बनाएं।